हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज पे है और आज का हमारा सब्जेक्ट है बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। हमने यहाँ मेंशन भी किया है बिजनेस एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे। आज हम लोग बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, मोर देन 100+। लास्ट क्लास में अगर आपने देखा होगा तो हमने ऑडिटिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज अपडेट किए थे एंड आज की हमारी क्लास पूरी डेडिकेटेड होगी ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एमसीक्यूज। ये सारे एमसीक्यूज हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली रेलेवेंट है, तो आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हमारे पास सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट डज बिजनेस मीन। बिजनेस का मतलब क्या होता है? कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स। देखो, अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस का मतलब तो कॉमर्स भी है, मतलब गुड्स को खरीदना बेचना, और इंडस्ट्री भी है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, व्हाट डज कॉमर्स रिफर टू? बिजनेस एंड इंडस्ट्री, बिजनेस, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड ऑल एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट ट्रेड। देखो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे आप गुड्स को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, या उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसको हम कहते हैं कॉमर्स। तो करेक्ट आंसर होगा डी। Next, industry includes transport companies, banking institutions, construction of buildings, insurance companies। देखो, अगर हम लोग इंडस्ट्री की बात करें तो जैसे जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, जो बिल्डिंग बन रही है, वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। क्लियर? बट अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट कंपनीज की बात करें या बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करें, ये आपको हेल्प करती है आपका बिजनेस करने में, दैट इज द एंजिलरी एक्टिविटीज हैं। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, identify the activity below that is not economic. What is economic and what is non-economic? देखो, इकोनॉमिक मतलब होता है जहाँ पे आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो और उससे आप अर्न कर पा रहे हो। क्लियर? एंड नॉन इकोनॉमिक या नॉट इकोनॉमिक कब होगी? जब कोई भी एक्टिविटी आप करते हो बट उससे आपको पैसे नहीं अर्न होते। जैसे मान लो एक हाउसवाइफ है, वो अपने फैमिली के लिए कुक कर रही है, तो क्या उसको बदले में पैसे मिलते हैं? नहीं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। बट इफ इन केस मान लो वही कहीं बाहर जा करके किसी दूसरे के लिए कुक करती है, एज ए शेफ कुक करती हैं, तो उनको तो रेस्टोरेंट वाले पैसा देंगे ना, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। क्लियर? अ डॉक्टर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हमेशा चार्ज करता है। शॉपकीपर सेलिंग गुड्स, कोई आपको फ्री में तो गुड्स देगा नहीं। अ प्रोफेशनल बॉक्सर फाइटिंग इन द रिंग में जब आप फाइट कर रहे हो तो नो डाउट आप बदले में जो भी विनिंग प्राइज होगी वो चार्ज करोगे। अ स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट, अगर एक स्टूडेंट क्रिकेट प्ले कर रहा है तो वो अपने लिए कर रहा है, किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ इन्वॉल्व नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। मार्क आउट द एक्टिविटी बिलो दैट इज नॉट बिजनेस। देख लेते हैं। पान बीड़ी सेलिंग, अगर हम लोग पान बीड़ी भी सेल कर रहे हैं तो भी ये बिजनेस ही माना जाता है, क्योंकि इससे आप अर्न करते हो। कुकिंग इन अ रेस्टोरेंट, ये भी बिजनेस है। ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये भी बिजनेस कर रही है। अ पर्सन सेलिंग हिज कैमरा एंड अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹50 ऑन इट। देखो, बिजनेस क्या होता है? जो कि रेकरिंग नेचर का होता है, मतलब जो बार बार हो। कोई एक एक्टिविटी अगर आप एक बार कर रहे हो, मान लो आपका कोई घर का फर्नीचर है जो कि बेकार हो गया, आप उसको निकालने का प्लान कर रहे हो, तो वो आपने एक बार सेल किया, बार बार थोड़ी सेल करोगे, तो वो बिजनेस नहीं माना जाता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर एन एक्टिविटी टू बी टर्म्ड एज बिजनेस? एसेंशियल कंडीशन ना हो, देयर शुड बी एन एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो होना चाहिए। कंटिन्यूटी ऑफ डीलिंग्स भी होनी चाहिए, प्रॉफिट मोटिव भी होना चाहिए। पर क्या प्रॉफिट हर साल कमाए तभी आप उसको बिजनेस मानोगे? नहीं, सर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट नहीं होता। कई बार क्या होता है, आपको बिजनेस में लॉस भी बियर करना पड़ता है। तो ये एसेंशियल कंडीशन नहीं है, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, फिशिंग में बी क्लासिफाइड एज विच इंडस्ट्री? फिशिंग है हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ये जितनी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, प्लीज इसके बारे में एक बार अच्छे से रीड कर लेना, रीजन बीइंग कि इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, फिश कल्चर शुड बी क्लासिफाइड एज विच इंडस्ट्री? फिश कल्चर की बात करें तो इसको हम लोग ट्रीट करते हैं एज जेनेटिक। नेक्स्ट, नर्सरीज मल्टीप्लाइंग एंड सेलिंग प्लांट्स वुड कम अंडर द विच इंडस्ट्री? अगेन जेनेटिक इंडस्ट्री। आइडेंटिफाई द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग: हंटिंग, फ्लोर मिल्स, कैटल ब्रीडिंग और फॉरेस्ट कल्टिवेशन। एक्सट्रैक्टिव की बात किया है तो करेक्ट आंसर होगा ए, हंटिंग। Next, a valid definition of a business purpose is to maximize profit, dupe someone, create a customer, increase wealth.
नो डाउट सबको पता है कि बिजनेस करने का बेसिक रीज़न तो यही होता है कि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। एंड ड्यूप समवन मतलब क्या होता है कि किसी से झूठ बोलना, क्या ये कभी हमारा बिजनेस का पर्पस होता है? नहीं। कस्टमर क्रिएट करना होता है नो डाउट, वेल्थ को इंक्रीज करना भी होता है, बट सबसे मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। नेक्स्ट, द टर्म ऑर्गेनाइजिंग मीन्स, अब ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है देख लेते हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, the process of assigning duties to individuals to achieve specified ends effectively, decentralization of authority in individuals hands to achieve business ends। अगर हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, जब आप इंडिविजुअल्स को ड्यूटीज़ असाइन करते हो एंड वो अपने काम को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इन द प्राइवेट एंटरप्राइज प्रॉफिट शुड बी व्यूड एज, प्राइवेट एंटरप्राइज में हम प्रॉफिट को कैसे देखते हैं? सब्सिडरी टू सर्विस मोटिव, द सोल एम ऑफ बिजनेस, द सुप्रीम ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, लेजिटिमेट रिवॉर्ड फॉर ऑनेस्ट एंडेवियर। यस, अगर प्राइवेट एंटरप्राइज है तो वहाँ पे जो प्रॉफिट है वो बेसिकली क्या है, क्योंकि हम अपना ऑनेस्ट वर्क दिखा रहे हैं, हम अपना ऑनेस्ट डेडिकेशन दिखा रहे हैं, उसके बदले एक रिवॉर्ड मिलता है प्रॉफिट। तो करेक्ट आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? फ्लोर मिल्स है, फ्रूट कैनिंग है, आयरन स्टील वर्क्स है, बट माइनिंग नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, which of the following factors is the most important determinant of the form of business organization? ऑप्शन देख लेते हैं। टाइप ऑफ बिजनेस, एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, एरिया ऑफ ऑपरेशंस, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? फाइनेंस, तो करेक्ट आंसर होगा डी, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव अंडरटेकिंग, जॉइंट स्टॉक कंपनी। नो डाउट अगर हम लोग ओल्डेस्ट फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले तो सोल प्रोप्राइटरशिप आया था, जहाँ पे एक पर्सन अकेले वर्क करता है या अकेले बिजनेस रन करता है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन इज लीगली कंपल्सरी इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, नो। पार्टनरशिप, नो, ये वॉलंटरी है। कोऑपरेटिव अंडरटेकिंग, जॉइंट स्टॉक कंपनी। देखो लीगली कंपल्सरी कहाँ है? जॉइंट स्टॉक कंपनी में, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द लाइबिलिटी ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर इज, सबको पता है कि जो लाइबिलिटी है वो उनकी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, क्योंकि वो होल सोल ओनर होते हैं अपने बिजनेस के। लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल इन्वेस्टेड, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ हिज बिजनेस असेट्स, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द बिजनेस असेट्स एंड ऑल हिज प्राइवेट एस्टेट। यस, उनके बिजनेस के असेट को तो बेचेंगे, बट अगर ज़रूरत पड़ी तो उनके प्राइवेट जो असेट्स हैं या प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनको भी सेल किया जाता है। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। नेक्स्ट, what is the maximum number of partners permissible for a firm carrying on a journal business? देखो अब ना ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे। अब देखो ये जो 2 नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स परमिसिबल फॉर अ फर्म कैरिंग ऑन जर्नल बिजनेस? हाउ मेनी पार्टनर्स कैन अ फर्म कैरिंग ऑन बैंकिंग बिजनेस हैव एट द मोस्ट? अब इन दोनों क्वेश्चन का रेलेवेंस खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों पॉइंट था ना, ये इंक्लूडेड था इन कंपनीज एक्ट 1956। देखो कंपनीज एक्ट 1956 में एक सेक्शन था, सेक्शन 11, उसमें ये मेंशन किया गया था कि अगर बैंकिंग बिजनेस है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 पार्टनर हो सकते हैं, और अगर अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग या अदर कोई भी बिजनेस है तो वहाँ मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं। बट क्योंकि अब हमें पता है कि कंपनीज एक्ट 1956 एप्लीकेबल नहीं है, अब क्या एप्लीकेबल है? कंपनीज एक्ट 2013 है ना, तो 2013 में ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है। 2013 में ये मेंशन किया गया है कि मिनिमम तो सबको पता है कि 2 पार्टनर होने चाहिए, पर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 100 पार्टनर्स। और अब क्वेश्चन यही पूछता है कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में? तो कितने हो सकते हैं? 100 हो सकते हैं। क्लियर? बट यहाँ हम एक और पॉइंट बताएं, कई बार आपने 100 की जगह 50 भी सुना है, तो ये 50 वाला जो पॉइंट है ये कहाँ मेंशन किया गया है? ये मेंशन किया गया है कंपनीज रूल 2014 में। ये भी रेलेवेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में मान लो हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ 50 दिया हुआ है मैक्सिमम, तो करेक्ट आंसर 50 भी हो सकता है, क्योंकि कंपनीज रूल 2014 में मेंशन किया गया है कि मैक्सिमम पार्टनर 50 होंगे। होपफुली पॉइंट क्लियर होगा सबको। तो ये प्लीज लर्न कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट, द इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज नॉट एडवाइजेबल फॉर एंटरप्राइजेस दैट रिक्वायर स्मॉल कैपिटल,
need personalized attention to customers, do not involve heavy risk, आर लार्ज इन साइज। देखो प्रोप्राइटरशिप, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है ना, वो हम लोग लार्ज बिजनेस के लिए कभी भी सजेस्ट नहीं करते। रीजन बीइंग एक होल सोल पर्सन होता है जो कि सब मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हैज स्पेसिफाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म। अभी हमने बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 100 हो सकते हैं और ये कंपनीज एक्ट 2013 में स्पेसिफाई किया गया है। नेक्स्ट, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स बिकम्स अ पार्टनरशिप when its purpose is to carry on some charitable work, is to contest election, is to carry on business for profit। अगर पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप का मोटिव सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि हम बिजनेस करें, वो भी प्रॉफिट मोटिव से। नेक्स्ट, द पार्टनरशिप अग्रीमेंट मस्ट बी ओरल, मस्ट बी इन राइटिंग, कैन बी आइदर ओरल और रिटन। किसी भी तरीके से आप पार्टनरशिप अग्रीमेंट बना सकते हो। रीजन बीइंग कि पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है, तो फिर उस केस में ये ऑप्शन दिया गया कि अग्रीमेंट आप ओरल भी रख सकते हो, रिटन भी रख सकते हो। The partnership must dissolve when a partner misbehaves, a partner becomes of unsound mind, business is running at a loss, a partner dies। अगर पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो उस केस में पार्टनरशिप को बंद करना मैंडेटरी हो जाता है, दैट इज डिसॉल्व करना मैंडेटरी हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, हाउ मे अ पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस। नो डाउट इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप की बात अगर करेगा तो ये हमेशा विद द हेल्प ऑफ अग्रीमेंट ही एग्जिस्ट करेगा, और ये अग्रीमेंट एक्सप्रेस हो सकता है और इम्प्लाइड हो सकता है, मतलब चीज़ें उसमें मेंशन की जा सकती है या पहले से अज्यूम की जा सकती है, जो मार्केट में चल रही है या जो आपके बीच में पहले से चलता आया है उसी को आप अज्यूम कर लेते हो, दैट इज बाय एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अग्रीमेंट। नेक्स्ट, द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्म्स डेट इज लिमिटेड, 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 अनलिमिटेड। अगर लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर की बात करें वो भी फर्म के डेट के बिहाफ पे, तो फर्म के डेट के लिए उनकी लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट, अ पार्टनर इन अ फर्म डैश ट्रांसफर शेयर टू एन आउटसाइडर डैश द कंसेंट ऑफ डैश। अगर हम पार्टनर की बात करें तो वो अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं आउटसाइडर के साथ, बट वहाँ पे कंसेंट होना चाहिए बाकी सारे पार्टनर्स का। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अ मैनेजर विद अ शेयर इन द प्रॉफिट्स। मैनेजर को प्रॉफिट में अगर आप शेयर दोगे तब भी इज स्टिल ओनली अ सर्वेंट ऑफ द फर्म, बिकम्स अ पार्टनर, 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 नो, एट एनी कॉस्ट वो पार्टनर नहीं बनेगा, वो स्टिल क्या रहेगा? सर्वेंट और ऑफिसर ही रहेगा। नेक्स्ट, अ पार्टनर हैज एन इम्प्लाइड अथॉरिटी टू acquire immovable property on behalf of the firm, enter into a partnership on behalf of the firm, borrow money on behalf of the firm, relinquish any claim by the firm। No, पहला, दूसरा और लास्ट ये implied authority नहीं है। implied authority वो अथॉरिटी होती है या वो एक्ट्स होते हैं जो डे टू डे एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप इज नो डाउट ऑप्शनल, या हम कह सकते हैं वॉलंट्री। जो टर्म यूज होता है वो वॉलंट्री भी होता है कि आपकी मर्जी है, आप रजिस्ट्रेशन कराओ या मत कराओ। नेक्स्ट, when a partner is guilty of negligence or fraud within the scope of his authority, only he will be held liable for his acts. He can be expelled if he refuses to assume liability. All partners are liable provided there is an agreement to this effect. All partners automatically also become liable. अगर कोई पार्टनर ने नेग्लिजेंस किया है या फ्रॉड किया है तो उस केस में बाकी सारे पार्टनर्स ऑटोमेटिकली लायबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अ फर्म नॉट रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म मस्ट पे अ पेनाल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन। ऐसा नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी तो है ही नहीं। सफर सर्टेन डिसेबिलिटीज विच सब्सिक्वेंटली मेक रजिस्ट्रेशन नेसेसरी, still permits its members enforcing their rights among themselves, can still file suits against third party। नॉन रजिस्ट्रेशन का या नॉन रजिस्टर फर्म का जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है ना, वो यही होता है कि वो किसी थर्ड पार्टी पे किसी भी तरह का कोई केस नहीं फाइल कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बी, कि बाद में कुछ ना कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज़ उनको फॉलो करनी पड़ती है, सफ़र करनी पड़ती है कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट, द लिमिटेड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ LLP की बात कर रहा है। द नंबर ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड, द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कैन बी रेज्ड इज लिमिटेड, द लायबिलिटी ऑफ सम पार्टनर इज लिमिटेड, द लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स इज लिमिटेड। LLP में क्या होता है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं सबकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। बेसिकली LLP क्यों बनाया गया है? मतलब जो पार्टनरशिप फर्म है और जो कंपनीज़ हैं उनमें जो भी डिसएडवांटेजेस हैं, ड्रॉबैक्स हैं,
उनका एक सोल्यूशन निकाला गया LLP। जैसे पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो इसका रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी नहीं है, और अगर कंपनी की बात करें तो उनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, बट बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, बहुत सारे रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, एंड कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो लेंदी भी है और उसमें बहुत पैसा भी लगता है। बट LLP में क्या किया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में बेसिकली क्या किया है ना कि जितने भी एडवांटेज हैं उनको भी कंसिडर किया है पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज का, और जो डिसएडवांटेज है उनको हटाया गया है। अब LLP का क्या है कि रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी है, बट इसके रजिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती। क्लियर। नेक्स्ट, the limited partnership organization form the usual mode in India, not common in India, totally absent in India, not provided by statute in India। इस statute में तो कहीं कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया है, बट एक नया कॉन्सेप्ट आया है LLP। Next, dissolution of the firm takes place upon the death or insolvency of any one partner, retirement of any one partner, expiry of the term, insolvency of all but one partner। मान लो कि 4 पार्टनर हैं, 3 इंसॉल्वेंट हो गए, तो नो डाउट एक पार्टनर अकेले तो फर्म नहीं चला सकता, तो उस केस में फर्म का डिसोल्यूशन मैंडेटरी है। नेक्स्ट, अ नॉमिनल पार्टनर इज नॉट लायबल टू थर्ड पार्टीज, नॉट लायबल फॉर द अदर पार्टनर्स एक्ट्स, इंटाइटल्ड टू इक्वल शेयर इन द बिजनेस, नॉट इंटाइटल्ड टू शेयर इन द प्रॉफिट। देखो, जो नॉमिनल पार्टनर होता है वो कभी भी प्रॉफिट में हिस्सेदार नहीं होता। क्लियर। नॉमिनल पार्टनर के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो हम बहुत जल्दी एक क्लास अपलोड करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर से रिलेटेड, क्योंकि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा कंसिडर करता है, और वहाँ पे हम लोग सारे टॉपिक के बारे में डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। क्लियर। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द कोर्ट में डिसॉल्व अ फर्म where the partnership term has expired, one partner becomes of unsound mind, any partner is declared insolvent, business incurs a huge loss in a particular year। कह रहा है कि कोर्ट किस केस में डिसॉल्व कर सकता है, उस केस में डिसॉल्व कर सकते हैं जहां एक पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाए। अब यहाँ देखो, क्योंकि अगर हम लोग बात करें ना कि पार्टनरशिप का जो टर्म है वो एक्सपायर हो जाए, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो उस केस में क्या होता है कि आपको अपने फर्म को डिसॉल्व करना ही होता है, वो मैंडेटरी होता है। क्लियर। बट कुछ केसेस हैं जहां पे आपको कोर्ट के पास जाना होता है और कोर्ट फर्म डिसॉल्व कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जैसे कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाए, परमानेंट इनकैपेसिटी का हो जाए, कोई मिसकंडक्ट वो करे, कोई एग्रीमेंट तोड़े, ट्रांसफर करे अपने इंटरेस्ट को। क्लियर। तो इन केसेस में क्या माना जाता है कि अगर कोर्ट चाहे तो वो फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, और कोर्ट ना चाहे तो वो फर्म को डिसॉल्व ना करे। क्लियर। अच्छा, एक और पॉइंट लिखा है कि बिजनेस इनकर्स अ ह्यूज लॉस इन अ पर्टिकुलर ईयर। अब क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि एक पर्टिकुलर ईयर में सिर्फ लॉस इनकर हो रहा है, बट अगर मान लो कॉन्टिन्यूस लॉसेज होता या परपीचुअल लॉसेज होता, जहाँ पे ये माना जाता कि बिजनेस कभी भी अब आगे बिना लॉस के अपना बिजनेस रन ही नहीं कर सकता, तो वहाँ पे भी कोर्ट अलाउ कर सकता था फर्म का डिसोल्यूशन। क्लियर। तो एज पर गिवन ऑप्शन जो हमारे पास ऑप्शन दिया है वो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सबको पता है कि रजिस्ट्रेशन जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी का हमेशा कंपलसरी माना जाता है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं वो भी हम बता दें। मैक्सिमम हमारे पास जो मेंबर हो सकते हैं वो हो सकते हैं अप टू 200 एज पर कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, देख लो ऑप्शन दिया हुआ है डी 200। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जितने कम से कम मेंबर्स होने चाहिए ना, अभी हमने बताया ना कि मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, तो प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स भी होने चाहिए। नेक्स्ट, द शेयर होल्डर्स लायबिलिटी इन अ पब्लिक कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर प्राइवेट एस्टेट्स, द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, द पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, द अमाउंट्स कॉल्ड अपॉन शेयर। देखो, पब्लिक कंपनी में जो शेयर होल्डर की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है अप टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, जितने का उन्होंने शेयर परचेज किया उसकी नॉमिनल वैल्यू तक। नेक्स्ट, द जॉइंट स्टॉक फॉर्म इज एडवांटेजियस प्राइमरीली इन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स बीइंग लिमिटेड, द कन्वीनियंस ऑफर्ड ऑफ easy transferability of shares, the tremendous scope for expansion, the vast financial resources that it can be mobilized। yes, अगर हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, बहुत सारे लोग होते हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जिसको वो प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट कंपनी रिफर्स टू वन इन विच, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है जहाँ कम से कम 51% होल्ड कर रही हो सेंट्रल गवर्नमेंट,
और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. क्लियर? एंड एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी. एटलीस्ट 51% ऑफ द कैपिटल इज हेल्ड बाय द यूनियन, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. एंड क्यों बोला? क्योंकि दोनों मिल करके भी 51% होल्ड कर सकते. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज. देखो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 7 एंड मैक्सिमम कितने होते हैं? अनलिमिटेड. अगेन ये लिमिट कहाँ दी हुई है? एज पर कंपनीज एक्ट 2013. तो इतना याद रखना कि यहाँ पे डायरेक्टर्स पूछा है, मेंबर्स नहीं पूछा है. तो डायरेक्टर्स कितने होंगे? मिनिमम 3. क्लियर? और एक और बात याद रखना कि जब भी डायरेक्टरशिप की बात करें, चाहे प्राइवेट में चाहे पब्लिक में, तो मिनिमम तो हमने बता दिया 2 और 3, बट मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं? 15, दोनों ही केसेस में. ठीक है. नेक्स्ट, a private limited company must issue a prospectus, may not issue a prospectus, may neither issue a prospectus, must issue a prospectus and also file a statement in lieu of it. अब अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें तो क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में किसी भी आउटसाइडर या पब्लिक का पैसा नहीं लगा होता है, तो वो प्रोस्पेक्टस इशू कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ इट इशू कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, when can a private limited company commence business? After registration, even before receiving the certificate of incorporation, immediately upon receiving the certificate of incorporation. No doubt जैसे आपको certificate of incorporation मिला, आप अपना business start कर सकते हो. A private limited company restrictions on the transfer of its share? Yes. अगर देखा जाए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो शेयर्स ट्रांसफर करने में रिस्ट्रिक्शंस हैं. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हमने पहले बताया 7 और मैक्सिमम कितना है? अनलिमिटेड. और ये लिमिट्स कहाँ दी हुई है? एज पर कंपनीज एक्ट 2013. नेक्स्ट, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी विथ लिमिटेड लायबिलिटी बाय गारंटी इज, ये कहाँ तक लिमिटेड होती है? टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, टू द कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, to the additional amount payable in addition to the amount of shares as specified in the MOA if the need arises, to the amount of guarantee given by the third parties on behalf of the shareholders. देखो अगर हम लोग लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की बात करें तो वहाँ जितना आपने गारंटी दिया हुआ है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, वहीं तक आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, वाई इज अ कंपनी कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए है ना क्योंकि उसको बनाया गया है, इन द आइज ऑफ लॉ उसको बनाया गया है. वो कोई एग्जिस्टिंग पर्सन नहीं है, वो ह्यूमन तो नहीं है. इनविजिबल एंड इंटैंजिबल है. ये भी ऐसे तो सही है कि इनविजिबल इंटैंजिबल है, ये कोर्ट ऑफ लॉ को सू नहीं कर सकता, बट अगर देखा जाए तो कंपनी ऐसे अपने नाम पे केस फाइल कर सकती है. इट एग्जिस्ट ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ द लॉ. मतलब ये सिर्फ इन द आइज ऑफ लॉ एग्जिस्ट करती है. अगर ऐसे देखा जाए तो एज अ नेचुरल पर्सन इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. नेक्स्ट, द वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स इन अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन आर, जो वोटिंग राइट है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में वो हमेशा इक्वल होती है, फिर भले कितना भी आपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया हो. तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू, लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ पेड वैल्यू, अनलिमिटेड, लिमिटेड और अनलिमिटेड डिपेंडिंग ऑन द सोसाइटीज ऑप्शन ऑप्टेड. येस, अगर हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स की लायबिलिटी की बात करें तो जैसा मेंबर्स ने या जैसा सोसाइटी ने ऑप्ट किया होगा उसी के अकॉर्डिंग उनकी लायबिलिटी मानी जाती है, आइदर लिमिटेड और अनलिमिटेड. नेक्स्ट, what is the minimum number of members required for the registration of a cooperative society? कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 10 एडल्ट पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, और ये वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से एक एसोसिएशन बनाते हैं और बाद में फिर उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जिसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज. तो करेक्ट आंसर होगा सी 10. नेक्स्ट, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू, इनका सिर्फ मेन मोटिव क्या होता है? अपने मेंबर्स को सर्व करना, earn huge profits, serve the community at large, organize some essential service for its members. Yes, correct answer होगा C. Next, cooperatives and public companies are analogous with regard to liability of members, minimum number of members, the maximum number of members permissible, method of distribution of profit. देखो अगर हम लोग पब्लिक कंपनी की और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करें तो इन दोनों ही केसेस में सिमिलैरिटी क्या है कि यहाँ मैक्सिमम नंबर की कोई लिमिट नहीं है. तो करेक्ट आंसर होगा C. The profits earned by a cooperative society are distributed to members in the ratio of purchases made by them, to members on the basis of capital held,
by providing a nominal rate of interest on capital contribution and then on the basis of purchase made. Yes, सबसे पहले तो यही होता है कि जितना आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उस पर आपको एक पर्टिकुलर और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और फिर जितना आपने परचेज किया है उसके बेसिस पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है. नेक्स्ट, द मैनेजमेंट ऑफ अ कोऑपरेटिव वेस्ट विथ the promoters of the cooperative, nominees of the registrar of cooperative societies, a body elected by the members. जो जिनको members ने elect किया होगा, है ना, उन्हीं के पास मैनेजमेंट रहेगा. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, हाउ मे अ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव लीव द सोसाइटी? बाय ट्रांसफरिंग ए शेयर टू समवन एल्स सीक्रेटली, बाय ट्रांसफरिंग ए शेयर टू अनदर विद द मैनेजमेंट्स कंसेंट, by transferring a share to another fellow member, by withdrawing his capital from the society. Yes, आपको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली क्या करोगे, अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर लोगे. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, ट्रेडिंग इन अ कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर इज ऑन कैश बेसिस ओनली, कैश बेसिस फॉर नॉन मेंबर, क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर मेंबर्स, ऑन क्रेडिट बेसिस टू ऑल, इन काइंड ओनली. करेक्ट आंसर होगा ए, ऑन कैश बेसिस ओनली. क्योंकि देखो कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में बेसिकली क्या होता है ना, कंज्यूमर बेस्ड है, सिर्फ कैश चलता है, किसी भी तरह की कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं चलती. तो करेक्ट आंसर हमने बताया ए. नेक्स्ट, द लाइफ ऑफ अ कोऑपरेटिव इज affected by the insolvency of member, interrupted by the withdrawal of a member, terminated by a member's death, not affected by any of this. Yes, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी इससे अफेक्ट नहीं होती है, कंपनी अफेक्ट होती है. नेक्स्ट, द आरबीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एन, नो डाउट ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है जो कि मैंडेटरी होता है बनना. नेक्स्ट, नो पर्सन मे एट द सेम टाइम बी अ डायरेक्टर इन मोर देन हाउ मेनी कंपनीज. देखो अगर हम एक पर्सन की बात करें तो वो एट अ टाइम 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है. क्लियर. बट इसमें भी एक लिमिट है कि अगर हम लोग बात करें पब्लिक कंपनीज की, तो पब्लिक कंपनीज में मैक्सिमम मतलब एक पर्सन एक डायरेक्टर की तरह सिर्फ 10 पब्लिक कंपनीज में डायरेक्टर की तरह एक्ट कर सकता है. क्लियर. बट ओवरऑल जो उसकी डायरेक्टरशिप है मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 20. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी दैट वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, स्वदेशी कॉटन मिल्स लिमिटेड, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डिलन ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस. ये बेसिकली लर्न करने वाला क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर है सी. नेक्स्ट, कंपनीज दैट नीड नॉट फ्रेम देयर ओन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर अनलिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज और कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी. देखो जो पब्लिक कंपनीज होती हैं लिमिटेड बाय शेयर्स, उनको अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाने की ज़रूरत नहीं होती. तो करेक्ट आंसर होगा सी. अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी कैन बी इट्स डिबेंचर होल्डर, कैन नॉट बी इट्स डिबेंचर होल्डर, alone can become its debenture holder, must also become its debenture holder. अगर कोई कंपनी का शेयर होल्डर है तो वो एट अ टाइम डिबेंचर होल्डर भी हो सकता है. दैट्स वाई करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, a company at least 51% of whose share capital is held by government is called a. हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया है कि वो गवर्नमेंट कंपनी होगी, चाहे उसमें सीजी होल्ड करके रखे, एसजी होल्ड करके रखे, या सीजी एंड एसजी बोथ मिल करके 51% होल्ड करके रखे. Next, a private company dash issue deferred shares with disproportionate voting rights. देखो प्राइवेट कंपनी अलग अलग तरह के शेयर्स इशू कर सकती है जिनके पास जिसके बेसिस पे अलग अलग वोटिंग राइट्स भी लोगों के होंगे. तो करेक्ट आंसर होगा कैन. नेक्स्ट, द नेम ऑफ अ कंपनी कैन बी चेंज्ड बाय. अगर आपको कभी भी कंपनी का नाम बदलना है ना तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास करना होता है, प्लस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल भी लेना होता है. एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन ऐसे तो करेक्ट है बट इसमें आगे ये नहीं लिखा हुआ है अप्रूवल ऑफ द सीजी. द अप्रूवल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ये भी चाहिए होता है. अ स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस विद अप्रूवल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट मतलब ही हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट. तो अगर कभी भी कंपनी को अपना नाम बदलना है तो उसको दो चीज़ें चाहिए, पहला स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगा प्लस सीजी की अप्रूवल चाहिए होगी. नेक्स्ट, a change in a company's registered office from one state to another may be affected by an ordinary resolution, a resolution of board of directors, a special resolution and confirmation from the company law board. अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट करना है तो अगेन यहाँ पे भी स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है, बट साथ ही साथ कंपनी लॉ बोर्ड के कन्फर्मेशन की भी ज़रूरत होती है. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट,
टेबल ए ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रेजेंट्स अ मॉडल। देखो टेबल ए में बेसिकली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बताता है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, व्हेन इज अ कंपनी सेड टू हैव बीन रजिस्टर्ड? When it files the memorandum of association, when it gets the certificate of incorporation, when it gets the certificate of commencement of business, when it actually starts its business। देखो रजिस्ट्रेशन का जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिला, मान लिया जाता है कि आप रजिस्टर्ड हो, तो करेक्ट आंसर होगा बी, when it gets the certificate of incorporation। नेक्स्ट, द डैश डिफाइंस द स्कोप ऑफ कंपनीज एक्ट। स्कोप को डिफाइन किया गया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। नेक्स्ट, डैश डिफाइंस अ कंपनीज रिलेशंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड। कंपनी का क्या रिलेशन होगा, कंपनी के बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ये सब आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है। और हमने ऑलरेडी क्लास अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, जहाँ हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का डिफरेंस बहुत क्लियरली मेंशन किया है। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड कर दी है। नेक्स्ट, while incorporating a company, a statutory declaration is made by। कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो एक डिक्लेरेशन दिया जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी दे सकता है, एडवोकेट भी दे सकता है, या कोई भी पर्सन जो डायरेक्टर है एज एन आर्टिकल वो भी दे सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, एनी ऑफ द अबव। Mark out the type of alteration that is permitted in the article of association that may not be in the company's interest, that is contrary to the provisions of the Companies Act, that increases a member's liability without his written consent, that is consistent with the memorandum of association। अगर आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किसी भी तरह का कोई ऑल्टरेशन करना है तो वो ऑल्टरेशन कैसा होना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ध्यान में रख के होना चाहिए, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट ना हो, उसके ही कंसिस्टेंट में हो। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी इज अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप, कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, ऑल ऑफ द अबव। हम सबको पता है कि अगर हम लोग पार्टनरशिप की बात करें या सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो वह लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है, अनलिमिटेड होती है। बट कंपनी में सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है बेटा, लिमिटेड। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, Which of the following companies must file a statement in lieu of prospectus? No doubt सबको ये इसका आंसर पता है कि अगर हम लोग statement in lieu of prospectus की बात कर रहे हैं तो ये इशू करना होता है पब्लिक कंपनी को that has not issued a prospectus. Next, any person dealing with a company is deemed to have a knowledge of its मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखो जब भी कोई पर्सन डील कर रहा है ना कंपनी के साथ, किसी भी तरह का कोई अग्रीमेंट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो हम ये मानते हैं कि उनको मेमोरेंडम एज वेल एज आर्टिकल दोनों की ही प्रॉपर नॉलेज होगी। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, क्योंकि इसी में सारी बेसिक चीज़ें मेंशन होती है कि कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, कंपनी कितने अपने ऑथराइज्ड कैपिटल से स्टार्ट की है, तो ये सारी चीज़ें आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मिल जाती है। और अगेन हमने बताया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे बहुत डिटेल लेक्चर हमने अपलोड किया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने प्रोवाइड की है। नेक्स्ट, द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। इंटरनल मैनेजमेंट के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिए होते हैं। नेक्स्ट, द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स, कंपनी आउटसाइडर्स, कंपनी एंड इट्स मेंबर्स एंड मेंबर्स इंटर से, द कंपनी एंड अदर कंपनीज। करेक्ट आंसर होगा सी, कि कंपनी के मेंबर और कंपनी से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, मेंबर से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं वो आपको कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, mark out the document that need not be prepared and registered with the registrar of companies in public limited companies। देखो स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन तो चाहिए, एमओए भी चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डायरेक्टर्स अंडरटेकिंग भी चाहिए। पहले भी हमने बताया कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टेबल ए में बी अडॉप्टेड बाय। और कौन अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि अभी हमने ऊपर बताया था कि टेबल ए बेसिकली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए होता है, तो इसको कौन अडॉप्ट कर सकता है? अनलिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज और लिमिटेड बाय गारंटी। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मे बी चेंज्ड विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। व्हाट इज रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट? रिट्रोस्पेक्टिव मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, की स्टार्टिंग से जिसको हम चेंज कर सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, नन ऑफ द अबव। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आप चाहो ना तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आप उसको चेंज कर सकते हो, तो करेक्ट आंसर होगा सी। मतलब उसके पास्ट, जो आपने पास्ट में बनाया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें भी चेंज ला सकते हो, प्रेजेंट में भी ला सकते हो, फ्यूचर में भी ला सकते हो।
नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन बी ऑल्टर्ड बाय, ये हमने क्लास में भी बताया है कि इसको ऑल्टर करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है प्लस कंपनी लॉ बोर्ड के कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। Next, if the article of association do not authorize a change in capital, then to alter the company's capital, आप क्या करोगे? टेबल अडॉप्ट करोगे, आर्टिकल इग्नोर कर दोगे, आर्टिकल को ऑल्टर करोगे या परमिशन लोगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। देखो, अगर हमें कैपिटल में चेंज लाना है तो सबसे पहले हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना होगा कि हाँ ठीक है, हम शेयर कैपिटल में चेंजेस ला सकते हैं। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जैसे आप ऑल्टर करोगे, आफ्टर दैट आप अपने कैपिटल में भी चेंज ला सकते हो। तो करेक्ट आंसर होगा सी कि द आर्टिकल शुड बी ऑल्टर्ड। नेक्स्ट, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन बी ऑल्टर्ड बाय, या आप कैसे ऑल्टर कर सकते हो? स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करके इन जनरल मीटिंग। क्लियर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन नो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नो, स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। नेक्स्ट, with regard to the internal proceedings of a company, any outsider dealing with the company is entitled to assume that everything has been done regularly, nothing has been done regularly, he must inquire into the regularity, none of the above. अब कोई भी कंपनी के साथ जब डील करता है तो वो तो यही मान करके चलता है ना कि जो चीज़ें दिख रही हैं वो रेगुलर बेसिस पे हो रही होंगी। तो करेक्ट आंसर होगा ए, एवरीथिंग हैज़ बीन डन रेगुलरली। Any outsider dealing with the company is deemed to have knowledge of its memorandum and articles according to the principle of constructive notice. इसको हम constructive notice मानते हैं। हम ये मानते हैं कि as per principle of constructive notice हर एक outsider को memorandum as well as article of association की proper knowledge होगी, क्योंकि ये public documents हैं। Next, the principle that so far as the company's internal working is concerned, strangers dealing with the company are entitled to assume that everything has been regularly done, has been laid out in the concept of doctrine of indoor management. Clear? ये जो माना जा रहा है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो रेगुलर बेसिस पे ही हो रही हैं, ये किस डॉक्ट्रिन में बोला है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, the directors of a company had issued a bond to Kiran. The directors were authorized to issue such a bond, provided a resolution was passed to that effect. No such resolution had, however, been passed in this case. Kiran could still recover the amount of the bond owing the operation of the again indoor management, क्योंकि ये तो माना जा रहा है ना यहाँ पे कि आउटसाइडर है और जो चीज़ें चल रही हैं वो रेगुलर बेसिस पे चल रही होंगी, बट क्योंकि बाद में उसको पता चला कि कोई रेजोल्यूशन इशू नहीं हुआ है तो वो किस डॉक्ट्रिन की हेल्प ले सकती है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। नेक्स्ट, अ चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द सेम सिटी। अब देखो, अगर सेम सिटी में आपको चेंज करना है तब आपको बोर्ड रेजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। Next, a foreign company means a company incorporated dash India and having a place of business dash India. देखो, उसका incorporation मतलब रजिस्ट्रेशन तो इंडिया के बाहर हुआ हो बट इंडिया में क्या हो? प्लेस ऑफ बिजनेस हो। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा डी, आउटसाइड इंडिया एंड इन इंडिया। नेक्स्ट, ए और एन मे बिकम अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। कौन बन सकता है देख लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इंडिविजुअल, बॉडी कॉर्पोरेट। देखो, डायरेक्टर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है, पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकता, अनसाउंड माइंड नहीं बन सकता, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकता, बट एक इंडिविजुअल हमेशा एलिजिबल है कंपनी के डायरेक्टर के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, हाउ मेनी डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज मस्ट बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग? 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स। अगर हम लोग जनरल मीटिंग की बात करें और पब्लिक कंपनी की बात करें, कहीं कुछ अगर अलग मेंशन है तब तो बात अलग है, अदरवाइज कम से कम 2/3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा सी। Next, the dash constitute the top administrative organ of the company. Shareholders, general management, board of directors, advisory panel. Correct answer होगा C, board of directors. Next, how many directors must a company deemed to be a public company as per section 2 subsection 71 have? देखो, हमने पहले भी बताया हुआ है कि जो डायरेक्टर्स हैं प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? मिनिमम 2। और पब्लिक कंपनी में कितने होने चाहिए बेटा? मिनिमम 3। अब यहाँ पे कह रहा है ना कि एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 जो कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन है कि आपकी कंपनी तो प्राइवेट कंपनी है पर हम मान रहे हैं कि वो पब्लिक कंपनी है, डीम्ड माना जा रहा है कि वो पब्लिक कंपनी, बट है क्या वो प्राइवेट कंपनी? तो प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम कितने चाहिए होते हैं? 2। तो करेक्ट आंसर होगा ए, 2। नेक्स्ट,
As per the Companies Act, what is the maximum number of directors a public company can have? पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं? ओनली 15. तो करेक्ट आंसर होगा डी 50. नेक्स्ट, हु और व्हाट अपॉइंट्स द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी? द शेयर होल्डर्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रमोटर. पहले डायरेक्टर को हमेशा प्रमोटर्स ही, जो कंपनी के बारे में सोचने से लेके कंपनी बनाने तक होते हैं, वही लोग सबसे पहले कंपनी के पहले डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं. तो करेक्ट आंसर होगा डी. Next, the Companies Act provisions as to qualification shares do not apply to independent private companies, directors appointed by the UG, directors representing special interest, all of the above. Companies Act में जो qualification shares का सेक्शन दिया हुआ है, प्रोविजन दिया है, ना तो वो प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल है, ना वो उन डायरेक्टर्स पे एप्लीकेबल है जिनको यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहे हैं, और ना ही स्पेशल इंटरेस्ट डायरेक्टर्स पे वो एप्लीकेबल है. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, The union government मतलब central government, may appoint such number of directors in the company as it may deem necessary at its own initiative, on the application of at least 100 members of the company, on the application of members holding at least 10% voting right. Completely उन पे है, इनमें से वो कोई भी number of directors appoint कर सकते हैं. तो correct answer होगा D, any of the above. A director selection takes place in a general meeting through a separate resolution passed by सिंपल, मतलब यहाँ एक मेजॉरिटी की बात होती है. मेजॉरिटी होगी, बट कितनी मेजॉरिटी होगी उसके बारे में नहीं बताया गया. सिंपली क्या हम फॉलो करेंगे? मेजॉरिटी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू इशू डिवेंचर्स, टू मेक लोन्स, टू रेमिट द पेमेंट ऑफ एनी डेट ड्यू बाय अ डायरेक्टर? यस, अगर हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, डायरेक्टर के नाम पे अगर किसी भी तरह का कोई डेट का पेमेंट बाकी है तो उसको रेमिट करना हमारे हाथ में नहीं है. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, द शेयर होल्डर्स एट अ जनरल मीटिंग कैन रिमूव अ डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग द डिबेंचर होल्डर्स इंटरेस्ट, अ डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी होल्डिंग ऑफिस, अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग में किसको रिमूव कर सकते हैं? उन एडिशनल डायरेक्टर्स को जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, द रेम्यूनरेशन ऑफ अ होल टाइम डायरेक्टर इज -% ऑफ द एनुअल प्रॉफिट नॉट टू एक्सीड नेट प्रॉफिट. यहाँ पे सिंपली ये कह रहा है कि कितना परसेंट हम एनुअली उनको दे सकते हैं होल टाइम डायरेक्टर को. देखो, अगर हम लोग होल टाइम डायरेक्टर की बात करें, या मतलब अगर कंपनी में किसी एक मैनेजिंग डायरेक्टर को पे करना है, होल टाइम डायरेक्टर को पे करना है, या मैनेजर को पे करना है, तो आप मैक्सिमम कितना पे कर सकते हो? 5%. क्लियर? और जो टोटल डायरेक्टर रेम्यूनरेशन होता है, टोटल, वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 10% से. Where a company has 3 directors, the maximum remuneration payable to all of them is 10% of the annual net profit. Correct answer होगा B. Next, the maximum total managerial remuneration payable to the directors, managing directors or manager is %% of the annual net profit. अब देखो, as per section 197 of the Companies Act, जो maximum ceiling दी हुई है, वो दी हुई है 11% की. तो correct answer होगा C, 11%. नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अ कंपनी कैन हैव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा मैनेजर हो सकते हैं, एमडी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, या कोई एक हो सकता है. डायरेक्टर के अलावा उनके पास मैनेजर भी हो सकते हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो सकते हैं. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, what is the maximum term of appointment of a managing director of a public company? 5 years at a time. एक बार में आप उनको कितने साल के लिए अपॉइंट कर सकते हो? 5 साल के लिए. नेक्स्ट, a person cannot act as a managing director of more than how many companies at a time? एक समय पे 2 से ज़्यादा कंपनीज में आप एमडी नहीं हो सकते. तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, a prospectus refers to any document that invites deposit from the public, invites offers for the purchase of shares from the public, invites offers for the subscription of shares and debentures from the public, all of the above. prospectus के थ्रू आप पब्लिक को डिपॉजिट करने के लिए भी इन्वाइट कर सकते हो, शेयर्स परचेज करने के लिए भी इन्वाइट कर सकते हो, एज वेल एज डिबेंचर परचेज करने के लिए भी इन्वाइट कर सकते हो. तो करेक्ट आंसर होगा डी. IDBI denotes the form of statutory company.
Next, the partnership entity may be regarded as a legal entity and accountable entity, both a legal and accountable entity. ना तो ये legal entity है ना accountable entity है. Reason being partnership firm का registration mandatory ही नहीं है. Next, a promoter is a person who, हमने पहले बताया कि promoter वो person होता है जो कंपनी के बारे में सोचता है और उसके रजिस्ट्रेशन तक उसके साथ जुड़ा रहता है. Is a director, is a relative, is a well-wisher, takes part in the company's incorporation. Correct answer होगा D. Next, the amount of minimum subscription may be learned from. अगर हमें ये जानना है कि मिनिमम कितना सब्सक्रिप्शन अलाउड है तो आपको प्रोस्पेक्टस के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. नेक्स्ट, व्हेन कैन अ प्राइवेट कंपनी कमेंस बिजनेस. प्राइवेट कंपनी की अगर बात करें तो जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. बट पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं होता है. पब्लिक कंपनी में आपको पहले सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी चाहिए होता है. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी, आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. नेक्स्ट, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मीन्स, अभी हमने बताया था इंडोर मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है कि वो जो स्ट्रेंजर कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, जो आउटसाइडर कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, वो ये मान करके चलते हैं कि कंपनी अपने रेगुलर वर्क को प्रॉपरली परफॉर्म कर रही है, सब कुछ रेगुलरली मेंटेन हो रहा है. दैट इज स्ट्रेंजर्स डीलिंग विद द कंपनी मे अज्यूम दैट एवरीथिंग इज डन रेगुलरली. स्ट्रेंजर्स मस्ट इंक्वायर, नो. स्ट्रेंजर्स कैन अफोर्ड टू बी नेग्लिजेंट, नो. नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इम्प्लाइज दैट. अब कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या है देख लेते हैं. एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. रेगुलरिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, अ नोटिस ऑफ अ वीक्स पीरियड, नन ऑफ द अबव. देखो, अगर हम लोग बात करें हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की, तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में ये बोलता है कि कोई भी आउटसाइडर या स्ट्रेंजर कंपनी के साथ डील कर रहा है तो उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज वेल एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की प्रॉपर नॉलेज होगी. तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, टेबल इज कंटेन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट. शेड्यूल 1. नेक्स्ट, एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज. कंस्ट्रक्टिव नोटिस का जो एक्सेप्शन है वही है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. Next, protection can be claimed under the doctrine of constructive notice if the act is voidable, no inquiries are made, one has no notice of any irregularity. Correct answer होगा C. Next, a prospectus is to be issued within how many days of registration? Registration के 90 days, that is 3 months के अंदर आपको prospectus issue करना होता है. तो correct answer होगा C. Next, a letter of probate may be demanded in the transmission of shares when a person is declared insolvent, misbehave, becomes unsound mind, has died. जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है ना तो उस केस में ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स मतलब शेयर्स को दूसरे के नाम पे ट्रांसफर करने के लिए एक लेटर दिया जा सकता है. तो करेक्ट आंसर होगा डी, हैज डाइड. नेक्स्ट, ऑल मनीज रिसीव्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स आर टू बी डिपॉजिट विद द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज in the company's bank account in a special account opened in the scheduled bank for the purpose. देखो, कंपनी जो भी एप्लीकेशन ऑफ शेयर के नाम से पैसा रिसीव करती है क्योंकि वो पब्लिक का पैसा है, उसमें से कुछ पैसा आफ्टर अलॉटमेंट उनको रिटर्न भी करना पड़ सकता है, इसीलिए उनको एक स्पेशल अकाउंट ओपन कराना पड़ता है शेड्यूल्ड बैंक में और वहीं वो पैसा वो ट्रांसफर करते हैं. नेक्स्ट, a company shall not proceed to allot shares until the beginning of dash day from the date of issue of prospectus. देखो, प्रोस्पेक्टस इशू होने के 5th डे से आप शेयर अलॉट कर सकते हो. दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी, 5th. नेक्स्ट, अ पब्लिक कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू सेंड रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विद इन 30 days ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, द रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट इज टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार इन द केस ऑफ रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट कब फाइल किया जाता है? जब शेयर इशू होता है. दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी. द कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी रिक्वायर्स. जब भी ये कन्वर्जन होता है ना तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत है प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत है. तो करेक्ट आंसर होगा सी, स्पेशल रेजोल्यूशन एंड यूनियन गवर्नमेंट्स अप्रूवल. नेक्स्ट, the RBI is a departmental organization, government company, public corporation, none of the above. No doubt ये public corporation ही हम कह सकते हैं statutory corporation है. The charter of a company referred to its, अगर हम charter की बात करें तो no doubt हम किसकी बात करें? memorandum of association की, जो कि हमारे पास option B में दिया है. Next, the doctrine of constructive notice refers to
notice to public in advance of issue of shares, to registrar of change in object clause, to the union government regarding foreign equity, to outsiders as a content of the memorandum and article. Correct answer होगा D, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. नेक्स्ट, अ पर्सन सीजेस टू बी कंपनीज मेंबर. कब उसको माना जाता है कि अब वो कंपनी का मेंबर नहीं है? व्हेन ही लूजेस हिज शेयर सर्टिफिकेट, ही बिकम्स इंसॉल्वेंट, हिज शेयर सर्टिफिकेट इज कन्वर्टेड इनटू अ शेयर वारंट, हिज शेयर्स आर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनीज. अगर आपने कॉल का पैसा नहीं दिया, आपसे शेयर छीन लिया गया, तो माना जाएगा अब आप कंपनी के मेंबर नहीं हो. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, a company is registered with a share capital of rupees 1 lakh divided into 1000 shares of rupees 100 each. If X holds 999 shares and Y has only one share, the law would regard this as A and law इसको कैसे ट्रीट करेगा? इलीगल एसोसिएशन, मोनोपोली, पार्टनरशिप, प्राइवेट कंपनी. क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो 99% कंपनी का कोई एक पर्सन होल्ड कर रहा है ना, तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे? प्राइवेट कंपनी की तरह. Next, an association of 30 persons not registered under the Companies Act but carrying on a business, तो ये एक illegal association ही माना जाएगा. क्लियर? क्योंकि अगर 30 लोग हैं तो आपको एज अ कंपनी रजिस्टर होना चाहिए था, और अगर नहीं हुए तो इलीगल एसोसिएशन है. नेक्स्ट, perpetuity and separate legal entity are the two most important distinctive features of. ये किसका फीचर है? कंपनी का. क्योंकि कंपनी में यही बोला गया है, perpetuity होती है कि कोई भी पर्सन आए, मतलब कोई भी मेंबर आए, कोई भी मेंबर जाए, कंपनी बंद नहीं होती. और कंपनी और मेंबर की अलग अलग एंटिटी होती है, क्योंकि कंपनी को इन द आइज ऑफ लॉ क्या माना जाता है? एक आर्टिफिशियल पर्सन. नेक्स्ट, पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच बिजनेस डेट्स कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द पार्टनर as well as the firm. Next, of the following organization, the easiest to wind up is the पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ये तीनों ही कंपनी है. कंपनी को वाइंड अप करना इजी टास्क नहीं होता, बट पार्टनरशिप फर्म को वाइंड अप करना इजी टास्क है. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, यहाँ देखो 2 लिस्ट दी है, आपको मैच करनी है. पार्टनर्स एंड फर्म, नो डाउट इनके बीच में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन होता है. सोल प्रोप्राइटरशिप, सिर्फ एक ही पर्सन होता है जो कि ऑपरेट करता है. पब्लिक लिमिटेड कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है. नॉमिनल पार्टनरशिप बेसिकली फर्म की इमेज के लिए होती है, क्योंकि जो नॉमिनल पार्टनर होता है, हमने बोला भी है कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पे, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पे हम बहुत जल्दी क्लास अपलोड कर देंगे. बट नॉमिनल पार्टनरशिप बेसिकली किस लिए होती है? फर्म की इमेज को अच्छा करने के लिए, गुडविल के लिए. तो करेक्ट आंसर होगा ए. यही सीक्वेंस में हमने टिक भी कराया है. नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन शेयर इज अ रिक्वायरमेंट prescribed for directors of the company. Next, doctrine of indoor management is reflected in, इसका बहुत जो स्पेशल केस है वो टर्कुएंट केस है, और यही केस देखोगे ना तो फेमस है फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट. तो करेक्ट आंसर होगा ए, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कुएंट केस. नेक्स्ट, the doctrine by which an outsider is presumed to have a prior knowledge of the content of the memorandum and article of association, हमने पहले बताया doctrine of constructive notice. Next, a partnership firm when not registered is, अगर एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं है तो क्या होगा? डीम टू बी एन इलीगल एसोसिएशन, नो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है. अलाउड टू कैरी ऑन बिजनेस सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ पेनाल्टी, अलाउड टू कैरी ऑन बिजनेस ओनली विद द स्पेशल परमिशन ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. ऐसा कुछ नहीं है. अगर वो रजिस्टर्ड नहीं भी है तो भी वो अपना बिजनेस कैरी कर सकती विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. अलाउड टू कैरी ऑन बिजनेस सर्टेन टू सर्टेन डिसेबिलिटीज. यस, कुछ डिसेबिलिटीज होती है कि आप अपना बिजनेस कैरी करो, बट एट द एंड आप अगर चाहो तो किसी आउटसाइडर पे या थर्ड पार्टी पे केस फाइल नहीं कर सकते. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, हंटिंग इज एन इंस्टेंट ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिनोट अ प्रोफेशन? लॉयर है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, कंसल्टेंट है, बट म्यूजिशियन ये कोई प्रोफेशन नहीं है. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, अब हमें मैच द फॉलोइंग बताना है. देखो, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो ये फॉर्म यूटिलिटी के लिए हेल्प करता है, ट्रेड पजेशन यूटिलिटी में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट प्लेस यूटिलिटी में, एंड वेयर हाउसिंग टाइम यूटिलिटी में. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देख लेते हैं. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन मेंबर वन वोट. ये हमने बताया था कि आपका कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो, आपके पास एक ही वोट होता है.
अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी डज नॉट इन्वाइट कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक, बल्कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी हमेशा इन्वाइट करती है. मोस्ट ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेज इन इंडिया ऑर्गेनाइज्ड ऑन द पैटर्न ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज. नो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के पैटर्न पे वो कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं होती. एंड पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं, वॉलंटरी है. तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट दिया है, ए. नेक्स्ट अगेन हमारे पास देखो दो लिस्ट दी हुई है. आपके पास टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और उनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. आप देखो सोल ट्रेडर की बात करें तो अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप की बात करें तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, कोऑपरेटिव्स की बात करें तो बेटरमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन, क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है, मेंबर्स को सोशल वेलफेयर के लिए होता है. एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रिस्क टेकर्स ज़्यादा होते हैं. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? 2. नेक्स्ट, in the absence of partnership deed, provision of Partnership Act 1932 become applicable, under which a partner is entitled to interest on money advances to the firm at 6% per annum. Next, which one of the following is not applicable to a cooperative form of business organization? देख लेते हैं. Membership is open to all having a common interest. Transferability of shares is permitted among general public. Policy decisions are taken by the members in a general meeting. Major portion of profit is distributed टू मेंबर्स बाय वे ऑफ डिविडेंड. तो देखो कोऑपरेटिव फॉर्म में क्या एप्लीकेबल नहीं है? बी, क्योंकि यहाँ पे शेयर सिर्फ मेंबर्स के बीच में ही रहते हैं जो कोऑपरेटिव फॉर्म के या कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं. ठीक है, इसको आप कभी भी मतलब उनके शेयर्स को कभी भी जनरल पब्लिक में आप परमिट नहीं करते. नेक्स्ट, एन एंटरप्राइज इनकॉर्पोरेटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर इंटेंडिंग टू कैरी ऑन सम बिजनेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. ये बेसिकली डेफिनेशन थी. नेक्स्ट, हमारे पास देखो दिया हुआ है कंपनी इशू एंड कंपनी डॉक्यूमेंट, आपको मैच करना है. अफर्मेशन ऑफ कंप्लायंस विद द रजिस्ट्रार फॉर्मेलिटीज. देखो कंप्लायंस करने की बात हो रही है तो स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन. क्लासेस ऑफ शेयर्स इनटू विच शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड, ये कहाँ बताया जाता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. रूल्स फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, कैसे आपको शेयर्स छीनने हैं, इसका रूल होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में. एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी ऑडिटर, ये मेंशन होता है प्रोस्पेक्टस में. ठीक है, तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट लिखा है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनरीज और अथॉरिटीज इन द लाइफ ऑफ अ कंपनी. कंपनी की लाइफ में आपको ये बताना है कि किस सीक्वेंस में चीजें चलती हैं. देखो सबसे पहले तो प्रमोटर होगा, क्योंकि अगर प्रमोटर है तभी कंपनी बनेगी. फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होती हैं, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, फिर अंडर राइटर्स आते हैं और एकदम लास्ट में लिक्विडेटर्स होते हैं. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, द लाइबिलिटी ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज लिमिटेड टू द, लाइबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड होती है? नो डाउट नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स तक, और ये हमने क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया हुआ है. नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ न्यू शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स. नो, अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर की बात करें तो जब आप शेयर्स को सेल करोगे उस टाइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर की जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट अगेन हमारे पास दो लिस्ट दी हुई है और आपको मैच करना है. डिविडेंड, अगर हम डिविडेंड की बात करें तो ये डिविजिबल पार्ट है प्रॉफिट का. इंटरेस्ट कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल. बोनस शेयर, ये एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स का पार्ट है. एंड प्रीमियम ऑन शेयर प्राइस always paid whenever the firm make a profit can be used for issue of bonus share. Yes, अगर प्रीमियम की बात करें तो वो बोनस शेयर के लिए यूज हो सकता है. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. ये हमने बहुत बार बता दिया. इंडोर मैनेजमेंट मतलब जहां हम आउटसाइडर्स के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं. क्लियर? इट इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग आउटसाइडर्स व्हाइल डीलिंग विद द कंपनी. नेक्स्ट, द फीचर ऑफ पार्टनरशिप इज, देख लेते हैं, प्रॉफिट को शेयर करना, येस. अनलिमिटेड लायबिलिटी, येस. इम्प्लाइड एजेंसी टू पार्टनर्स, ये सब की सब इनकी फीचर्स है. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, एवरी पार्टनर मस्ट अकाउंट टू द फर्म फॉर एनी बेनिफिट डिराइव बाय हिम विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स एंड दस मेक नो सीक्रेट प्रॉफिट. ये बेसिकली किस पे बेस्ड है? जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जनरल लॉ ऑफ एजेंसी, लॉ ऑफ सेल ऑफ गुड्स, बिजनेस एथिक्स. यही एथिक्स है आपके बिजनेस का कि जो चीज़ आपको पता है वो आप दूसरे पार्टनर से शेयर करो, आप उसको छुपा के मत रखो. नेक्स्ट,
One of the consequences of non-registration of a partnership firm is that a partner cannot sue the other partner to enforce a right arising from a contract. The partner of such a firm cannot sue third parties. Third parties cannot sue the firm. Third party तो sue कर सकती है. The official assignee or receiver will have no power on the property of the dissolved firm. ये भी नहीं होता है. तो देखो जो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है वो यही है कि एक जो पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर पे कभी भी केस फाइल नहीं कर सकता और फर्म है ना, फर्म थर्ड पार्टी पे केस फाइल नहीं कर सकता. बी पॉइंट में ये नहीं लिखा है, बी में लिखा है कि फर्म के पार्टनर केस फाइल नहीं कर सकते. तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, डैश रिफर्स टू द एक्सेस प्रॉफिट मेड बाय द कंसर्न ओवर नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जो भी प्रॉफिट होता है उसको सुपर प्रॉफिट कहते हैं. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग राइट्स एंड आपको ये बताना है द लीगल राइट्स ऑफ अ पार्टनर वुड इंक्लूड राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस, यस. राइट टू शेयर प्रॉफिट, यस. राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस इन एक्सेस ऑफ कैपिटल, यस. राइट टू एक्सपेल अ नॉन कोऑपरेटिव पार्टनर. किसी नॉन कोऑपरेटिव पार्टनर को निकाल देना ये आपका राइट नहीं है, पहला 3 राइट है. तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एंड हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है सी. नेक्स्ट, अ जॉइंट स्टॉक कंपनीज लेटर इट मस्ट बाय लॉ हैव द एड्रेस ऑफ. किसका एड्रेस होगा? नो डाउट रजिस्टर्ड ऑफिस का होगा, किसी पर्टिकुलर मेंबर का एड्रेस नहीं होगा. जब भी एड्रेस होगा तो कंपनी का ही एड्रेस होगा, और कंपनी मतलब जो रजिस्टर्ड ऑफिस है. नेक्स्ट, which of the following are stated in the objects clause of the memorandum of association of a public limited company. हमने memorandum of association बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, बता दे रहे हैं. जर्नल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, मेन ऑब्जेक्ट्स ये होने चाहिए, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स इंसिडेंटल टू मेन ऑब्जेक्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स. तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ. नेक्स्ट, which one of the following is the correct sequence of steps in the formation and commencement of business of a public limited company. देखो सबसे पहले तो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर कराना होगा, फिर अपना प्रोस्पेक्टस फाइल कराना होगा, फिर प्रोस्पेक्टस इशू कराना होगा और फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई करना होगा. तो करेक्ट आंसर होगा मेमोरेंडम, फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड देन मिनिमम सब्सक्रिप्शन. नेक्स्ट, a meeting of the board of directors must be held at least once every 2 months, 4 months, and at least 3 such meeting must be held every year, 3 months, and at least 4 such meeting must be held every year. Yes, अगर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो जो बोर्ड मीटिंग है वो कम से कम हर 3 महीने में होनी चाहिए और साल में कम से कम 4 बार होनी चाहिए. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, which one of the following is an ordinary business for the purpose of an annual journal meeting? Change in the article of association ये ordinary business नहीं है. डिबेंचर्स इशू करना ये भी ऑर्डिनरी नहीं है. चेंज इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ये भी ऑर्डिनरी नहीं है. तो करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट, व्हेन एन एक्ट इज परफॉर्म्ड और अ ट्रांजैक्शन इज कैरीड आउट which though legal in itself is not authorized by the object clause in the memorandum or by statute, तो उसको हम क्या बोलेंगे? Ultra vires the powers of the company, intra vires the power of the board, ultra vires the implied authority. इस पूरे एक्ट को हम कहेंगे अल्ट्रा वाइज द पावर ऑफ कंपनी, क्योंकि कंपनी के पावर के बियॉन्ड है. तो करेक्ट आंसर होगा ए. एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, एन एक्सेप्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज. हमने बताया कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का जो एक्सेप्शन है वो क्या होगा, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में ये बोला गया है कि जो आउटसाइडर हैं वो ये मान करके चलते हैं कि आपकी कंपनी में सब कुछ रेगुलरली परफॉर्म हो रहा है. A person represents a company with or without actual authority to do so. Outsiders have knowledge of irregularity of the conduct. No, irregularity के बारे में उनको कभी भी नहीं पता होता है. वो ये मान करके चलते हैं कि आपकी कंपनी बिल्कुल रेगुलरली परफॉर्म कर रही है जैसे परफॉर्म करना चाहिए. तो करेक्ट आंसर होगा बी. क्लियर? अब ये सारे क्वेश्चंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट थे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के. एंड देखो हर एक एग्जाम, चाहे कॉमर्स बेस्ड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए सारे एमसीक्यूज बहुत रेलेवेंट है. तो इनकी प्रैक्टिस आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना. किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना. एंड आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे एज वेल एज व्हाट्सएप कम्युनिटी पे मिल जाएगी. दोनों की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है. प्लस कुछ रेलेवेंट क्लासेस लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज वेल एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड जो क्लास है, पार्टनरशिप से रिलेटेड जो क्लास है, उनकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी है. उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना. अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.